नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अर्थ भी आपको पता है कि एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्लियर वी हैव रिफर्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। हमने आगे देखा कि अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड रिलीज करता है। The strength of the Earth's magnetic field varies from place to place on the Earth's surface. मान लो कि हम आज यहाँ पे बुर्ज कच्छ में बैठे हैं, कोई मुंबई में होगा तो वहाँ पे अलग होगी, दिल्ली में अलग होगी, अमेरिका में अलग होगी, ऑस्ट्रेलिया में अलग होगी, चाइना में अलग होगी। इट्स वैल्यू बीइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। बहुत ही कम वैल्यू होती है, बट बहुत ही कम। 10⁻⁵ मतलब गॉस जी होता है ना, जी, उससे भी कम है, 10 जी। याद करो, 1 जी इज इक्वल टू क्या, 10⁻⁴ टेस्ला, उससे भी कम होता है। Originally, the magnetic field was thought of an arising from a giant bar magnet placed approximately along the axis of rotation of Earth and deep in the interior. See, जब किसी को इतना आइडिया नहीं था कि बेसिकली अर्थ क्या है, उसकी मैग्नेटिज्म क्या है, तो ऐसे माना जाता था अर्थ है ना, वो एक बार मैग्नेट अर्थ के सेंटर में रखा गया। कैसा, तो ये जो देखो बाजू में मैंने बनाया है ना, ये ऐसा रखा गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये मान लो कि रोटेशन का हमारा साउथ नॉर्थ, और ये ऐसा ऐसा माना जाता था। और वो भी कहाँ पे, डीप इनसाइड द अर्थ, इसलिए वहां से फिर नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, ऐसा माना जाता है। However, this simplistic picture is certainly not correct. But फिर धीरे धीरे सब रिसर्च हुई, साइंस डेवलप हुआ, तब पता चला भाई मैग्नेटिज्म तो है अर्थ, बट नॉट ड्यू टू के भाई अर्थ के अंदर इतना जायंट मैग्नेट है, इसके लिए नहीं, रीजन कुछ और है। और वो रीजन क्या है वो अब हम देखेंगे। ये पूरा इंट्रोडक्शन है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। The magnetic field is now thought to arise due to a electrical current produced by convective motion of metallic fluid consisting mostly of molten iron and nickel in the outer core of the earth. आपने 11th में कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन पढ़ा था, वहां का कन्वेक्शन यहाँ पे यूज होगा। अर्थ आपको पता है कि हम जहाँ पे रहते हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट, उसके जो आउटर मोस्ट लेयर, अर्थ क्रस्ट ही बोलते हैं ना, राइट। उसका इंटरनल जो कोर है, उसके बाहर का जो आउटर कोर है ना, वहां पे कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मोशन फ्लूइड, मेटेलिक फ्लूइड। कन्वेक्टिव मोशन है इसलिए देख लो ना कैसे वो मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे मूव होते रहता है, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल करंट। और आपको पता है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ तो वहां पे मैग्नेटिज्म तो होगी, होगी एंड होगी ही। सो कन्वेक्शन के कारण क्यों कन्वेक्शन हो रहा है, बिकॉज अर्थ आपको पता है रोटेट हो रहा है, तो उसके अंदर का फ्लूइड भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और फ्लूइड में मेजरली क्या होता है कि इनसाइड का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, इसलिए आयरन जो है आपका वो मोल्टन फॉर्मेट में एज वेल एज निकल, वो घूमते रहते हैं, घूमिंग 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 ऐसे घूमते रहते हैं कन्वेक्शन के कारण। और वो क्यों, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होते हैं इसलिए वो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करते हैं, ओके। और इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, डायनामो इफेक्ट। And the magnetic field lines of the earth resemble that of a hypothetically, जो पहले सोचा था, magnetic dipole located at the center of the earth। और पहले उन लोगों को क्यों ऐसा लगा बेटा, ये देखो क्यों लोग ऐसा लगा कि भाई ये अर्थ का डायपोल जैसा है, बिकॉज उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, इसलिए उन लोगों ने मान लिया। उनको रीजन नहीं पता था कि भाई अर्थ के अंदर एक्चुअली ऐसी कुछ चीजें हैं। बट जब उनको पता चला कि भाई सीरियसली बात तो, रियल बात तो कुछ और ही है, ठीक है। रियल बात क्या है कि भाई अर्थ के अंदर कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर। समझ में आया, पक्का? किसी को भी कुछ डाउट? डायग्राम बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया था, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये लिखना है तो लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। और उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डायनामो इफेक्ट। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अंदर जो आपके करंट्स हैं वो, सॉरी, मेटेलिक फ्लूइड्स हैं, वो घूमते रहते हैं, जिसके कारण
कन्वेक्टिव इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होते हैं विच रिजल्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। लिख लिया? ओके। द एक्सिस ऑफ द डायपोल does not coincide with the axis of rotation of earth, but it is presently tilted approximately 11.3 degree with respect to the latter। ये देखो मैंने आपको नीचे फिगर बना दिया। ये है हमारी एनजी मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिक साउथ पोल। ये जियोग्राफिक नॉर्थ और ये जियोग्राफिक साउथ पोल बराबर है। बट जो हमारा मैग्नेटिक है वो उससे ऐसा नहीं है। ऐसा देखो एक थोड़ा सा टिल्टेड। कितना टिल्टेड है? 11.3 डिग्री टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है बेटा? 11.3 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द लेटर। In this way of looking at it, the magnetic poles are located where the magnetic field lines due to dipole enter or leave the earth। Okay? In this way looking at it, हमें इसलिए ऐसा देखते हैं because आपको पता है, आपको बेटा पता है कि सी ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। आप बोलोगे सर मैग्नेट में तो हमें पता है जहां तक तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है और इनसाइड फिर साउथ टू नॉर्थ जाता है, तो यहाँ पे ऐसे नॉर्थ में अंदर क्यों जा रहा है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, इसलिए आपका जो जायंट अपना क्या बोलते हैं, तो आपका जायंट जो ये बार मैग्नेट होगा वो तो ऐसे होगा, बराबर है ना? क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास कौन जाएगा? साउथ। मैग्नेट का साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ के पास जाएगा बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए देखो यहां से निकल के ऐसे जा रही है, यहां से निकल के ऐसे जा रही है। द रीजन इज दिस। तो वो जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है हमारा तो और मैग्नेटिक साउथ पोल है, उससे जो पास होगा वो एक्चुअली एक दूसरे से 11.3 डिग्री टिल्टेड है। फ्यूचर में इतनी पास्ट में इतनी वैल्यू नहीं थी, कुछ अलग थी। फ्यूचर में इतनी वैल्यू नहीं होगी, अलग होगी, बिकॉज वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज अर्थ के अंदर जो फ्लूइड है वो भी अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज करता है, तो उसके कारण मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी कंटिन्यूसली ऐसे चेंज होता रहता है। एंड एक थियरी भी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कहा जाता है अप्रोक्सीमेटली एवरी 2000 टू 2500 ईयर्स या 3000 ईयर्स या 1100, मैं एग्जैक्ट ईयर भूल गया, शायद 2000-3000 के आसपास है, अर्थ जो है वो अपना नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल उल्टा कर देता है। अभी जितना है तो उससे अपोजिट हो जाएगा, उसका मतलब कंटिन्यूसली वो मूव होता रहता है। एंड आपको ये भी पता होगा कि सन से सोलर फ्लेयर्स आती है। सोलर फ्लेयर्स मतलब ऐसी सोलर रेडिएशन जो अर्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है एंड नॉट सूटेबल है। तो उसको ये जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक बाउंड्री है हमारे अर्थ के बाहर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे रोकती है, वो उसे आने से रोकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मुझे लगा आपको मैं बता दूं तो शायद आपको अच्छा लगे सुन के। The location of the north magnetic pole is at latitude 79.74 degree north and the longitude of 71.8 degree west, a place somewhere in North Canada। ये जो है ये एक्चुअली क्या है? नॉर्थ कनाडा, ठीक है। और ये जो साउथ पोल है वो क्या है? कहाँ पे? एंटार्क्टिका, ठीक है। और वहां पे तो कोई जा नहीं सकता, इसलिए ऐसा है। डन, ठीक है बेटा। ये वैल्यूज याद रखना प्लीज, ये वैल्यूज याद रखना, ये वैल्यूज याद रखना, ये वैल्यूज। देखो ये थोड़ा वेस्ट की तरफ टिल्टेड है इसलिए 71.8 डिग्री वेस्ट और नॉर्थ है, और ये साउथ है और ईस्ट की तरफ टिल्टेड है इसलिए साउथ और ईस्ट। प्लीज वैल्यूज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगा एमसीक्यू में। डन, ठीक है, लिख लिया बेटा सबने? ओके। ये देखो एक्चुअली ऐसे होता है, ये आपका मान लो ये साउथ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऐसा रखा है, साउथ मैग्नेटिक पोल और ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऐसा रखा है, बराबर है। तो बिल्कुल ये जो आपका देख सकते हो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है।
ये सिर्फ समझाने के लिए, ये याद नहीं रखना है, वो एक्चुअल वैल्यू यही याद रखनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि भाई उनके बीच में इतना 11.3 डिग्री का टिल्ट होता है एंगल। मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस दोनों के बीच में 11.3 डिग्री का टिल्ट होता है। क्योंकि ये पिक्चर दिखने में अच्छा है, वो टेक्स्ट बुक वाले इतने घटिया होते हैं ताकि इसमें आपको पता चले, इसलिए मैंने ये दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। द पोल नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। आ गया, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास जो भी होगा उसे मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलेंगे। बट वो मैंने आपको पहले भी बता दिया बेटा, यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा, ये आएगा साउथ, ये आएगा नॉर्थ। समझ रहे हो, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है इसलिए वहां पे साउथ अट्रैक्ट होता है, साउथ मैग्नेटिक पोल है इसलिए वहां पे नॉर्थ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ओके। लाइकवाइज द पोल नियर द ज्योग्राफिक साउथ पोल इज कॉल्ड साउथ मैग्नेटिक पोल। देयर इज सम कंफ्यूजन इन द नोमेनक्लेचर ऑफ द पोल्स। मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया। वहां पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है बट वो नॉर्थ सीकिंग है। नॉर्थ सीकिंग मतलब नॉर्थ को कौन पकड़ेगा, साउथ। If one looks at the magnetic field lines of the earth, one sees that unlike in the case of bar magnet, the field lines goes into the earth at north magnetic pole and comes out from the south magnetic pole. जो कंफ्यूजन आपको था वो ये भी बता रहे हैं, बुक वाले भी समझाएंगे आपको क्यों है। The convection arose because the magnetic north was the direction to which north pole of a magnetic needle point करेगा। नॉर्थ पोल जहां पे पॉइंट करेगा, नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा मतलब वो नॉर्थ को सिक करेगा, नॉर्थ को सिक करेगा मतलब नॉर्थ को पकड़ने की ट्राई करेगा, तो वो क्या होगा, साउथ। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट वाज सो नेम्ड इट बिकॉज ऑफ द नॉर्थ सिकिंग पोल। ठीक है, thus in reality the north magnetic pole behaves like the south pole of the bar magnet inside the earth and vice versa। एक्चुअली नॉर्थ मैग्नेटिक पोल साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, साउथ मैग्नेटिक पोल एक्चुअली नॉर्थ की तरह काम करेगा। मैं वापस से आपको बता रहा हूँ कि भैया ये अगर आपका नॉर्थ मैग्नेटिक है और ये साउथ मैग्नेटिक है तो ये एक्चुअली साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है। अपने आप को आप साउथ और नॉर्थ डाल के लिख के आप अरेंज करने की ट्राई करोगे तो ऐसे ही अरेंज करेगा। साउथ हमेशा ऊपर जाएगा, नॉर्थ नीचे आएगा, उसका मतलब क्या हुआ कि वो साउथ सीकिंग है, बराबर है। और ये नॉर्थ सीकिंग, नॉर्थ सीकिंग है, नॉर्थ को पकड़ेगा, तो नॉर्थ को कौन पकड़ेगा, साउथ, और साउथ को कौन पकड़ेगा, नॉर्थ। तो ये समझने की बात है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, साउथ को कौन पकड़ेगा, नॉर्थ को। आपको सिर्फ ये याद रखने के नॉर्थ का मैग्नेटिक पोल है तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के पास एक्चुअल कौन जाएगा, साउथ। बस हो गया समझ में, क्लियर, क्लियर बेटा, आगे बढ़े। ओके, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज दिमाग खोल के आराम से ध्यान से पढ़िएगा। हम अब इसके रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज करने वाले हैं और वो है, ओके बेटा। सो मैंने जैसे बताया कि हमें दो टॉपिक पढ़ने, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन एंड एंगल ऑफ डी। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। गुजरात बोर्ड वालों को 2-2 मार्क्स में आ सकता है, सीबीएसई वालों को भी ये 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। डिस्कशन करने से पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कंसीडर अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। कोई भी एक अर्थ सरफेस पे आप खड़े हो, भुज की बात करते हैं तो भुज एक पॉइंट है। एट सच अ पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्जिट्यूड सर्कल डिटरमाइंस द ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप जहाँ पे खड़े हो वो लॉन्जिट्यूड आप जैसे देखोगे, मतलब आप यहाँ भुज पे खड़े हो तो वो लॉन्जिट्यूड बनाओगे तो वो नॉर्थ और साउथ बनाएगा। द लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड टुवर्ड द नॉर्थ पोल बीइंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ, जो ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब ऐसे ऊपर नहीं, इस साइड, बराबर है। द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्जिट्यूड सर्कल एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। और उस लॉन्जिट्यूड से, लॉन्जिट्यूड मतलब वो पूरा लॉन्जिट्यूड होता है ना, उससे पूरा पे कट मारो, ऐसे कट मारो तो पूरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब इन शॉर्ट आप जिस जगह पे खड़े हो उससे आप एक पूरा प्लेन बनाओ, बराबर है। प्लेन मतलब एक लाइन बना लो, प्लेन तो छोड़ो, एक लाइन बना लो, वो आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ प्लेस एज द वर्टिकल प्लेन, देखो वर्टिकल प्लेन ही है, वो भी वर्टिकल प्लेन ही है एक टाइप का, बट मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, विच पासिस थ्रू द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल।
रियल में मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल नहीं है, बट रियल में ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल है। तो ज्योग्राफिक साउथ और नॉर्थ पोल से जो प्लेन पास होगी उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से पास होगी उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। ये उसकी डेफिनेशन है। मैं इसके बाद उसका डायग्राम भी बताता हूँ, पहले इतना लिख लीजिए। डायग्राम कहाँ गया? डायग्राम डायग्राम ये रहा, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऑलरेडी हमने देख लिया है, बट वापस एक बार देख लो, क्लियर हो जाए। ठीक है, आप जहाँ पे भी खड़े हो वहाँ से जो एक्सिस पास होगी, उसे ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे, और मैग्नेटिक वाले एक्सिस को मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। क्वेश्चंस होंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और सिंपली डिक्लिनेशन। दो अलग है, डिक्लिनेशन और डीप। एंड बोला है और नहीं है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डीप दोनों अलग है। A magnetic needle which is free to swing horizontally would then lie in a magnetic meridian, and the north pole of needle would point towards the magnetic north pole. And since the line joining the magnetic pole is tilted with respect to the geographic axis of the earth, the magnetic meridian at a point makes angle with the geographic meridian. सर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, हमें पता चल गया, बट क्या लिखा है वो तो समझाओ। समझाता हूँ, देखो ये जो आपका ट्रू नॉर्थ है ना, वो एक ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिक एक्सिस है। ठीक है, ज्योग्राफिक एक्सिस है, उसके रिस्पेक्ट में आप जितना आपका डायल, डायल मतलब मैग्नेटिक कंपास की नीडल, डायल नहीं बोल सकते, नीडल ऐसे टिल्ट होगी। मान लो यहाँ पे आप भुज में खड़े हो, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, बराबर है, ये मैग्नेटिक ट्रू नॉर्थ है, और ये मैग्नेटिक ट्रू नॉर्थ है, ऐसे ऐसे होता है ना। और ये आपका, ये मैग्नेटिक नहीं है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसे बता रहा है। तो उनके बीच का जो एंगल होता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो बेसिकली व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? द एंगल बिटवीन द ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ shown by compass needle. True north versus the true north and the north shown by compass needle. This is called magnetic declination, and सिंपल उसको डिक्लिनेशन भी बोल सकते हैं। इसलिए उसको किससे डिनोट किया? डी से। समझ में आया? ओके। द डिक्लिनेशन is greater at higher latitudes and smaller near the equator. जितना आप हायर जाओगे, लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर मतलब अफ्रीका, उससे थोड़ा ऊपर है श्रीलंका, उससे थोड़ा ऊपर है तो इंडिया, उससे थोड़ा ऊपर चाइना, उससे थोड़ा ऊपर मंगोलिया, उससे थोड़ा ऊपर रशिया। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो डिक्लिनेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। द डिक्लिनेशन in India is small, it being 0.41 degree east at Delhi and 0.58 degree west at Mumbai. Thus, at both the places, the magnetic needle shows the true north quite accurately. अब 0.41 डिग्री और 0.58 डिग्री मतलब 1 डिग्री भी नहीं है। तो अगर आप मुंबई या दिल्ली खड़े हो और अपने अपने नीडल, कंपास नीडल रखा, तो जो आपका एक्चुअली ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा ना, वही आपका मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाएगा। समझ रहे हो? देखो नीचे ये कंपास है, मैग्नेटिक कंपास तो सबने देखा होगा। मैग्नेटिक कंपास देखा है ना, ऐसे बनता है ना, देख लो ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। ये नॉर्थ होता है, फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है भाई ये साइड ईस्ट है, ये साइड वेस्ट है, इस साइड नॉर्थ है, हम खड़े हो जाते हैं। तो नॉर्थ के सामने आप खड़े हो और आपका कंपास नॉर्थ ही दिखाएगा, वो जिसके बीच में जितना एंगल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? श्योर? ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप, दोनों में से जो भी आप बोल सकते हैं, डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन में आप डीप भी बोल सकते हैं। Now, if a magnetic needle is perfectly balanced above the horizontal axis so that it can swing in a plane of the magnetic meridian, the needle would make an angle with the horizontal. मान लो, दिख रहा बेटा सब लोगों को? ऐसे ऐसे देखो, हॉरिजॉन्टली वो मस्त बैलेंस्ड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब वो ऐसे ऐसे रोटेट हो सकती है, बट ऐसे ऐसे रोटेट होने के साथ वो हॉरिजॉन्टल के साथ भी कुछ एंगल बनाएगी। देखो एंगल बना रही है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है,
अब हॉरिजॉन्टल के साथ भी कुछ एंगल बना रही है ना, ये देख रहे हो बेटा, ये हॉरिजॉन्टल है, बुक में कुछ ऐसा एंगल बना दी हॉरिजॉन्टल के साथ, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डीप और एज एन इंक्लिनेशन। Thus, deep is the angle that total magnetic field B of the earth makes with the surface of the earth, क्योंकि surface of the earth के साथ जो बनाएगा, ये मान लो ये surface of earth है, उसके साथ जो ऐसे बनाता है एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डीप। देखो ये फिगर है, ठीक है। एंगल ऑफ डीप किसको बोलेंगे, ये मान लो ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका सरफेस ऑफ द अर्थ है, उसके साथ जो जिस हिसाब से आप अरेंज करोगे, जिस हिसाब से अरेंज, ठीक है, उस हिसाब से वो जो रोटेट होगा उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे। शायद इसमें आपको इतना क्लियर ना हो, नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा। फिगर शोज दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन एट अ पॉइंट पी पे देखोगे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द प्लेन इज अ सेक्शन थ्रू द अर्थ, वो जो प्लेन है वो अर्थ का एक सेक्शन है, ये प्लेन बना दिया, ये प्लेन है, हाँ, ये अर्थ स्फीयर नहीं है, समझ रहे हो बेटा, एक पूरा सा अर्थ है, उसको बीच में से काट दिया तो प्लेन बनेगा, उस पे एक पॉइंट है, उसकी बात चल रही है। The total magnetic field at P can be resolved into horizontal component HE and vertical component। देखो ये उसका BE है, ये उसका horizontal component, ये उसका vertical component। The angle of the BE which makes with HE, HE क्या होगा बेटा, HE horizontal component मतलब surface of the earth, तो वो उसके साथ देखो horizontal component और BE जो एक एंगल बनाएंगे उसे हम एंगल ऑफ डीप बोलेंगे। आप लिख लो, समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट में मैंने डायग्राम के थ्रू समझा है, ये डायग्राम टेक्स्ट बुक का है इसलिए आपको यही ड्रॉ करना है। लिख लिया सब लोगों ने, ओके। अब देखो ये इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपकी नीडल, ये जो आपकी नीडल दिख रही है ना बेटा, ये नीडल वो एक्चुअली रोटेट कैसे होगी, ऐसे रोटेट होगी, बट वो थोड़ा सा एंगल बना रही है, ये जो एंगल बनाया उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डीप बोलेंगे। डीप, वो डीप नीचे हुआ ना, या इस साइड भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये एंगल ऑफ डीप होगा। समझ रहे हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ सीधा साधा समझना है आपको। तो वो मैग्नेट कंपास कैसे दिखाएगा, देखो अब डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन में फर्क दिखाता हूँ। ये कंपास है, कंपास ऐसे रख दिया, कंपास ऐसे रख दिया, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ये जिस नॉर्थ और साउथ पोल के साथ जैसे वो रोटेट करेगा, ये नीडल वो जितना एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, बट वो रोटेट करता है, बट कभी कभी वो ऐसे भी हो जाता है, नीचे भी होता है, तो वो जो जितना नीचे हुआ वो डीप हुआ, हॉरिजॉन्टल के साथ देख लो, हॉरिजॉन्टल के साथ वो जितना नीचे डीप हुआ, जितना नीचे उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मोस्ट एमपी एमसीक्यू के लिए, नॉर्थ पोल ऑफ द डीप नीडल टिल्ट्स डाउनवर्ड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल डाउनवर्ड जाएगा, लाइकवाइज इन मोस्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर द साउथ पोल ऑफ द डीप टिल्ट डाउनवर्ड्स। क्यों साउथ पोल डीप जाएगा, क्योंकि साउथ पोल क्या होता है, साउथ पोल ऑफ द डीप नीडल, ये आप देखो ये नीडल दिख रहा है ना, ये नीडल का साउथ पोल मतलब साउथ मतलब वो साउथ सीकिंग है, समझ रहे हो, तो वो साउथ में वो नीचे जाएगा, नॉर्थ पोल में वो नॉर्थ सीकिंग नीचे जाएगा, जिसको नॉर्थ पकड़ता है वो नीचे जाएगा, और साउथ पोल में साउथ सीकिंग नीचे जाएगा। टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक To describe the magnetic field of the earth at a point on its surface, we need to specify three quantities. एक तो declination, angle of deep and the horizontal component of the earth field. अगर ये तीन चीज हो तो आप उस पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिज्म बता सकते हो। These are known as the element of the earth's magnetic field and representing the vertical component by ZE. ZE को vertical component, HE को horizontal component, BE मतलब ये देख लो, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बट आपको 2D में बना के दिखाया बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शायद रेगुलर में आते तो मैं उसको डिटेल में भी आपको समझा सकता था, बट अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। डी क्या होता है, ट्रू नॉर्थ और जहां पे वो नीडल मूव करती है, तो ये देखो डी हो गया, और हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच को हम क्या बोलेंगे, आई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। डन। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, प्लीज इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। अब डेरिवेशन ये रहेगा कि हमारे पास
फिगर में से अब देख सकते हो, फिगर में से ये चेक करो बेटा, फिगर में से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये आई के रिस्पेक्ट में, आई के रिस्पेक्ट में ध्यान से सुनना बेटा, कॉस आई इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका एडजेसेंट क्या होगा, इसका एडजेसेंट होगा एच ई, आई के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट उसका एच ई है ना, और बी क्या है, उसका हाइपोटेनस है। लॉजिकल बात है बेटा, ये तो लॉजिकल बात है, समझ रहे हो। एच ई उसका एडजेसेंट है, बी बीई हमेशा क्या होगा, बी मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, मेरा देखो बीई, अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे, वो ऐसे 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 करके अपना क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो पैराग्राम लो, उसे कंप्लीट करोगे तो बी उसका हाइपोटेनस, एच ई उसका क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जेड ई उसका जो हमेशा एडजेसेंट वाला होता है, एडजेसेंट वाला, ये बी उसका रिजल्टेंट हुआ ना बेटा, ये देख लो बी उसका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो कॉस आई हमने आगे देखा है, 11 में भी देखा है, कॉस आई क्या होगा, एच ई अपॉन बी ई, बस वो यहीं पे लिखना है। फ्रॉम फिगर cos i is equal to he by be, therefore he क्या होगा, be cos i, नंबर वन। दूसरा क्या बता सकते हैं, sin i क्या होगा, तो फिर he की जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा, ze by be, तो therefore ze is equal to क्या हो जाएगा, be sin i। नंबर टू, डिवाइडिंग टू एंड वन, तो देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बी निकल गया, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan i इज इक्वल टू क्या बचेगा, जे बाय एच। वेर आपको मैंने बताया था बीई एज ए रिजल्टेंट की तरह काम करता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बीई इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आई का फॉर्मूला। डन, बस बेटा फॉर्मूला याद रख लो, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये थियरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और इस वीक के एंड में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 6 स्टार्ट करेंगे। पर अभी 3-4 न्यूमेरिकल्स है, पहले इतना लिख लीजिए फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, पॉज द वीडियो। ओके बेटा, 4 न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें से पहला न्यूमेरिकल, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 गॉस। सो इक्वेटर पे होल एंड सोल किसके कारण होगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है तो वो हॉरिजॉन्टली होगी, बराबर है, समझ रहे हो। और इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू 0 एम बाय 4 पाई आर क्यूब। 0.4 गॉस दिया हुआ तो गॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 0 बाय 4 पाई 10⁻⁻⁷ हो जाएगा m अपॉन आर क्यूब। अब ये दोनों कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 क्यूब अपॉन m आर क्यूब, आर कितना दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁶ का क्यूब। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ, नहीं दिया हुआ है तो याद रख लेना 6400 किलोमीटर होता है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, तो देयरफॉर m ये ऊपर चला जाएगा 0.4 इंटू 10 क्यूब इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ का क्यूब। फाइनली सब कुछ सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.04 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के इक्वेटर पे इतनी होगी, ठीक है, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला 0/4 पाई, अगर एक्सिस होगा तो 2 म्यू 0 होता। सिंपल, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, in magnetic meridian of a certain place the horizontal component of the earth, horizontal component मतलब हम क्या लेंगे उसके बेटा, BH, horizontal component वो हो जाएगा 0.26 गॉस है, मतलब 10⁻⁻⁴ टेस्ला, and the angle of deep मतलब I, declination D होता है, angle of deep inclination होता है 60 डिग्री है। what is the magnetic field at the magnetic field of the earth, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, B फाइंड करना है। अब बी एच मतलब हमने जो एच ई लिखा है ना, मतलब वही हुआ, समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है, एच ई और बी एच मतलब सेम ही होगा। तो याद करो बेटा, एच ई का फॉर्मूला क्या होगा, एच ई इज इक्वल टू, हमें बी ई फाइंड करना है, एच ई इज इक्वल टू बी ई, याद करो एच ई किसके, तो कॉस के लिए होता है, तो कॉस आई होगा। तो एच ई हमारा 0.26 इंटू 10⁻⁻⁴, बी ई हमें फाइंड करना है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, हाफ को ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा
0.52 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला इज इक्वल टू बी। कितना सिंपल। और अगर आपको गॉस के लिए फॉर्मेट में लिखना हो तो 0.52 गॉस। फॉर्मूला ही डालना है। देखो डीप मतलब डी मतलब क्या ना, डीप मतलब आई होता है। समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट द अर्थ फील्ड इज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब एच ई कितना है 0.22 जी, और वर्टिकल कंपोनेंट जेड ई, हमने उसको जेड ई नाम दिया है, राइट, 0.38 जी। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डीप एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी। एंगल ऑफ डीप मतलब हमें पता है tan i का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जेड ई बाय एच ई। तो कितना होगा जेड ई बाय एच ई 0.38 अपॉन 0.22 जी, तो कैंसिल हो गया। तो tan i इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.7272, जो अप्रोक्सीमेटली √3 होता है। तो कब √3 होगा, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। 1.73 है इसलिए मैंने अप्रोक्स लिख दिया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें बीई फाइंड करना है। तो बीई का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एच ई स्क्वायर प्लस जेड ई स्क्वायर। एच ई स्क्वायर मतलब 0.22 का स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर मतलब 0.38 का स्क्वायर। अब बोलोगे सर वो गॉस, तो मैं आंसर लास्ट में आंसर जी के फॉर्मेट में लिखूंगा। सॉल्व करोगे उसका अंडर रूट करोगे तो आंसर आएगा 0.427 जी। टेस्ला में नहीं लिख रहा हूँ मैं, गॉस में लिख रहा हूँ, बराबर। ओके ओके, लास्ट एंड फाइनल क्या दिया हुआ है, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस वेयर द एंगल ऑफ डी आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका एच ई है, उसका 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपको पता है tan i का फॉर्मूला क्या होता है, जेड ई बाय एच ई। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू जेड ई, हमें नहीं पता, एच ई कितना है हमारे पास 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू जेड ई, ये चला जाएगा ऊपर, तो इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁴। तो देयरफॉर जेड ई कितना हो गया, जेड ई आप कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.69, √3 मतलब 1.73 इंटू 0.4, 1.73 इंटू 0.4 करोगे तो 0.67 है, 69 आएगा, सॉरी 0.69 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और उसके बाद इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना 0.4 गॉस, और इसको मैं 0.69 गॉस। हमें फाइंड करना बीई, बीई का फॉर्मूला होगा अंडर रूट एच ई स्क्वायर प्लस जेड ई स्क्वायर। तो अंडर रूट एच ई स्क्वायर बताओ 0.4 का स्क्वायर और जेड ई स्क्वायर 0.69 का स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करोगे, अरे हाँ ये क्यों कर रहे हो, मैं और एक तरीका भी कर सकता हूँ, हमें बी फाइंड करना है ना, हमारे पास एंगल ऑफ डीप तो दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल भी दिया हुआ है, तो क्यों इतना लंबा चौड़ा करें, राइट। आपको पता है कि एच इज इक्वल टू क्या होगा, बीई कॉस आई। देयरफॉर हमें तो बीई फाइंड करना है, बीई इज इक्वल टू एच ई बाय कॉस आई। एच ई कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁴, कॉस आई मतलब cos 60 मतलब हाफ, ऊपर जाएगा, तो बीई की वैल्यू होगी 0.8 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। यही आंसर लिख लिया बेटा सब लोगों ने। एक ही फॉर्मूला, tan i इक्वल टू जेड ई बाय एच ई, एच ई इक्वल टू बीई कॉस आई, और बस सॉल्व करते जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम हमारे यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं, बहुत ही सिंपल लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर बहुत सारा थियरी है, और सीबीएसई वालों के लिए भी नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी पार्ट कट है, थोड़ा बहुत पार्ट स्टार्टिंग का है, बाकी पूरा पार्ट कट है। तो मैं बता दूंगा स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही कि भाई कितना पार्ट कट है क्या है, बट पढ़ लेना, नॉलेज के लिए अच्छा है, पैरा डाया फेरो ये सब काम आएगा आपको। ओके, टेक केयर बेटा।